एवरीवन, वेलकम टू आकाश केमिस्ट्री। सो केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 4 में हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस के बारे में सीखेंगे। हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रेट इक्वेशंस के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे, यहाँ पे डिराइव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्टार्ट करते हैं इस टर्मिनोलॉजी से कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब हमारे पास जो रेट है ना, जो हमने रेट ऑफ रिएक्शंस है हमारे पास, उसको इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेटेड वर्ड वही मैथमेटिक्स वाला वर्ड ही है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, कि डिफरेंशियल फॉर्म की जरूरत पड़ती है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशियल फॉर्म कैसे बनाएंगे, फिर बस हमने उस डिफरेंशियल फॉर्म के आगे इंटीग्रेशन करके हमें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस की ज़रूरत क्यों है ना, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। देखो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे भी हम जनरल रिएक्शन कंसिडर करेंगे। जैसे ए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, वो हमारे पास प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, ए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बना रहा है। अब मैंने आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाया था, है ना। मैं बताया था रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मान लो रेट कांस्टेंट के है, तो इसका रेट कांस्टेंट के और ए रेज टू पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। एन क्या है हमारे पास, मैंने बताया था एन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना। और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमने जो रेट लॉ एक्सप्रेशन सीखा था ये वो है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या आता, ए की पावर 1 बन जाती, क्योंकि उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, मैंने कहा था। लेकिन जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड होता है, इस करके वो जो है वो स्टोइकियोमेट्री जो बराबर हो भी सकती है, या फिर हम कुछ अदर टर्म ले लेंगे लाइक एन, और वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हमने ये बात करी थी, ये जो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन सीखे हैं, है ना, जो हमने पिछली वीडियो में रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना सीखा था, वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिलेट करना दिखाता है, कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है ना। तो वो हमने वहां पे सीख लिया था। लेकिन आज हम सीखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है हमारे पास रिएक्टेंट की, बिकॉज हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर मेन फोकस लेके चले हैं। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन होने पे हमारे पास रिएक्टेंट ही जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। देखो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है प्रोडक्ट तो बनते ही जाएंगे। मेन चीज तो यह है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू, आप किसी टाइम पे ले रहे हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ले रहे हो, तो क्या कंसंट्रेशन है उस रिएक्टेंट की, कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो तो रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना। तो हम प्रोडक्ट की टर्म्स में इतना नहीं पढ़ेंगे जितना हम रिएक्टेंट की टर्म्स में पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, फिर हम आगे देखते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की क्या जरूरत पड़ी। क्या रेट लो एक्सप्रेशन काफी नहीं था। देखो, रेट लो एक्सप्रेशन हमें रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का बताता है, रिलेशन बताता है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है वो हमें बताएगा कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ वेरी करता जा रहा है, उसको टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ी। दूसरी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हमें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस बनाने के लिए पहले हमें डिफरेंशियल फॉर्म बनानी पड़ेगी, जैसे हम मैथ्स में करते होते हैं ना। जैसे हमारे पास होता है dx बाय dy होता है, पहले ये फॉर्म चाहिए हमें, तभी हम इस dx बाय और dy की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। किसी के विद रिस्पेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप dx के विद रिस्पेक्ट कर दो या कैसे भी कर दो, है ना, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते होते हैं। तो ये चीज़ हम वही यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे तो हमारे पास अभी कोई डिफरेंशियल फॉर्म है नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको दो तरीके से रेट लिखना सिखाया था। एक होता है हमारे पास थ्योरेटिकल वे, एक होता है एक्सपेरिमेंटल, है ना। दो तरीके से मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाया था। थ्योरेटिकल वे कौन सा था, जो वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। थ्योरेटिकल जो हमारे पास ऐसी ये ए के कांस्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। तो थ्योरेटिकल रेट अगर मैंने लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, दैट रेट इज इक्वल्स टू माइनस, रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखूंगा मैं माइनस डी ए बाई डी टी। प्रोडक्ट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, पर हमें रिएक्टेंट की टर्म्स में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिएक्टेंट में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। प्रोडक्ट तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट तो बनता ही जाएगा। हमें प्रोडक्ट से कोई इतना मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो विद रिस्पेक्ट टाइम बनेगा ही, है ना। हमें तो मेन फोकस अपना रिएक्टेंट्स पे रखना है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास हो गया थ्योरेटिकल वे, R इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, है ना, ये अंडरस्टैंड हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वे था वो था रेट लो एक्सप्रेशन। वो क्या था हमारे पास, R इज इक्वल्स टू के, और E इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। प्रोडक्ट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, पर हमें रिएक्टेंट की टर्म्स में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिएक्टेंट में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। प्रोडक्ट तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट तो बनता ही जाएगा। हमें तो मेन फोकस अपना रिएक्टेंट्स पे रखना है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास हो गया थ्योरेटिकल वे, R इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, है ना, ये अंडरस्टैंड हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वे था वो था रेट लो एक्सप्रेशन। वो क्या था हमारे पास, R इज इक्वल्स टू के, और E इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। प्रोड
इंटू ए रेस टू पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने डिफरेंशियल फॉर्म अगर बनानी है तो ये जो थ्योरेटिकल रेट हमने लिखा है और एक्सपेरिमेंटल रेट लिखा है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, बिकॉज दोनों का मतलब तो सेम है ना, थ्योरेटिकल और एक हो गया एक्सपेरिमेंटल, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और हमारे पास बन जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू के रेट कॉन्स्टेंट इंटू ए रेस्ट पावर एन। अब ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, देखो अब डी ए बाई डी टी आ गया ना, इसका मतलब ये हमारे पास होती है डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट, है ना। तो ये जो है रेट का डिफरेंशियल फॉर्म बन चुका है, डिफरेंशियल फॉर्म समझ में आ गया। अब हमने एन, सिर्फ हमारा जो वेरिएशन है वो एन पे है, अलग अलग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के लिए हम अलग अलग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस डिराइव कर सकते हैं, बस हमने एन की वैल्यू चेंज करते चले जाना, बाकी सब तो वही रहेगा ना, जो रिएक्टेंट है वही रिएक्टेंट रहेंगे, सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, एन ही वेरी कर रहा है। जीरो ऑर्डर के लिए एन की पावर एन मतलब एन जीरो हो जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो एन वन हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर होगा तो एन टू हो जाएगा। तो मेन चीज़ है कि हम अलग अलग ऑर्डर्स के लिए क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस को डिराइव कर सकते हैं। हम लोग हायर रेट ऑर्डर तक नहीं जाएंगे, हम लोग अपने आप को लिमिट रखेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तक, क्योंकि आगे जाके हमारे पास रेट एक्सप्रेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना, सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, तो आगे जाके इतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर तक हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में, मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर को आज हम पूरा कंप्लीटली देखते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट मैं आपको बस बता रहा हूँ जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब डिफरेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू के रेट कॉन्स्टेंट ए रेस टू पावर जीरो। अच्छा, सबसे पहले ना आप ये समझने की कोशिश करो कि ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसका मतलब क्या होता है ना। कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है, हम पिछले इतने लेक्चरों में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, हम ये पढ़ते आ रहे हैं। पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, ए रेस टू पावर जीरो हो गया। अब ए रेस टू पावर जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या बन गया, माइनस डी ए बाय डी टी दैट इज इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास तो ये फॉर्म बन गई, इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। हम इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को, मतलब कैसे हम ये बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कोई ऐसी रिएक्शन जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब वो कैसे हो रही है, फिर क्या हो रहा है उसके अंदर, ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो जीरो ऑर्डर होंगी, है ना। तो पहले हम ये थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डेरिवेशन तो चलो हम बाद में करते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम इमेजिन कैसे करें, है ना। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दो तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास जीरो ऑर्डर होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन होती है हमारे पास हिट्रोजीनियस रिएक्शंस, और सेकंड जो रिएक्शंस हैं वो होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये दो तरह की जो रिएक्शंस होंगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगी। अब इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं हिट्रोजीनियस रिएक्शंस में ऐसा क्या है। आप लिखने में मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मेरी बात को बड़े गौर से और ध्यान से सुनना, समझ इजली आ जाएगा अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इस चीज़ को। पहले हम वर्ड सुनते हैं कि हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है। हिट्रोजीनियस मतलब जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट अलग अलग फेज में होते हैं। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का फेज सेम भी हो सकता है, दोनों मान लो गैशियस फेज में भी हो सकते हैं, है ना, पर कैटालिस्ट किसी एक का फेज डिफरेंट होना चाहिए। कैटालिस्ट का फेज हम क्या लेते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट का फेज अगर डिफरेंट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा फेज, तो उनको हम हिट्रोजीनियस रिएक्शंस बोलते हैं। होमोजीनियस में सबका सेम रहता है, कैटालिस्ट का भी, रिएक्टेंट का भी, प्रोडक्ट का भी सबका सेम रहेगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं, है ना। कैटालिसिस में भी पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो हमने सिंपल इसको हिट्रोजीनियस रिएक्शन बोल दिया। अच्छा, एग्जाम्पल, वेरी फेमस एग्जाम्पल जो हमारे पास इस, पहले मैं हिट्रोजीनियस के बारे में बता रहा हूँ।
ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो अमोनिया है उसके डीकम्पोजिशन। 2NH3 गिव राइज टू N2 बन जाता है साथ में, और साथ में क्या बन जाएगा, H2। बैलेंस कर लो, 3 2 6 पे बन जाएंगे 3। ठीक है, ये हमारे पास, लेकिन ये होता है हमारे पास प्लेटिनम की प्रेजेंस में। प्लेटिनम क्या है, कैटलिस्ट है, और अमोनिया हमारे पास गैस फॉर्म है, नाइट्रोजन भी हमारे पास गैस है, और हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या है, गैस है। अब इस रिएक्शन को समझते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगी। देखो, हमारे पास एक तरफ है अमोनिया, और वो प्लेटिनम, प्लेटिनम का जो वो सॉलिड है। अब अमोनिया जो गैस है, मान लो आपने इनिशियली रिएक्शन को स्टार्ट करा, आपने अमोनिया प्रोवाइड करना स्टार्ट करा, है ना, आप रिएक्शन कर रहे हो किसी चैम्बर में, कैसे भी रिएक्शन हो रही है गैस फेस में, आपने प्लेटिनम का सरफेस था, बाहर से आपने गैस जो है वो अमोनिया रिलीज छोड़ी, मतलब दी इसको एज अ रिएक्टेंट फॉर्म में। अब क्या होगा, अब सबसे पहले तो जो अमोनिया है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसके प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर सबमिट होना, एड्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं हम, वर्ड जो परफेक्ट वर्ड है वो है एड्जॉर्प्शन, कि उसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए। अब इनिशियली जब आपने अमोनिया देना स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में, तब तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, क्योंकि तब हमारे पास जो रेट था वो अमोनिया के ऊपर डिपेंड कर रहा था, अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में जब अमोनिया यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर कमी थी, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे होती हैं, है ना। तो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर पहले रिएक्टेंट गैस को क्या होना पड़ेगा, डिपॉजिट होना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर एड्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो अमोनिया पहले एड्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो गैस होती है जब वो किसी सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाए, इसको बोलते हैं ऑक्लूजन। क्या वर्ड यूज होता है, ये हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते होते हैं, ऑक्लूजन। ठीक है, ऑक्लूजन क्या होता है, द एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के सरफेस पे या किसी भी मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब होना ऑक्लूजन कहलाता है। अच्छा, अब हमारे पास ऑक्लूजन वर्ड आपको समझ में आ गया। इनिशियली वो फर्स्ट ऑर्डर थी, क्योंकि तब हमें अमोनिया की जरूरत थी, लेकिन जैसे जैसे ये सरफेस क्या होता जाएगा, एक तरह से सैचुरेट होता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अमोनिया के गैस जो पार्टिकल्स हैं वो इसके एक्टिव साइट्स के ऊपर, जो इसके ऊपर एक्टिव साइट्स हैं उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगी, और एक पॉइंट आएगा जब उसको बाहर से अमोनिया का आप जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज कर दो, उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर पहले से ही अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एड्जॉर्ब हो चुके हैं। अब उसको बाहर से अमोनिया आप दे भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने एड्जॉर्ब हुए हैं वो ही पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, सैचुरेट हो चुका है। जब ये सरफेस सैचुरेट हो जाएगा तब हमारे पास ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। तभी हम कहते हैं कि जो हिट्रोजीनियस वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो जीरो ऑर्डर होते हैं, क्योंकि अब उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आए चाहे ना आए। ठीक है, हाँ, उसके बाद सरफेस के ऊपर गैस पार्टिकल्स, नाइट्रोजन वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह, जैसे ये एलिमिनेट होते जाएंगे, आप रिएक्शन मीडियम से इनको बाहर निकालते जाओगे, फिर उसके बाद सरफेस खाली हो जाएगा, फिर हमें अमोनिया की जरूरत पड़ेगी, फिर ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। जीरो ऑर्डर एक पॉइंट पे आएगा इसका। समझ रहे हो, मतलब मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे पास सरफेस सैचुरेट हो जाएगा और ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर कहलाएगी। इस तरीके से हिट्रोजीनियस रिएक्शंस हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के केस के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि फोटोकेमिकल लाइट की प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में चाहे आप रिएक्टेंट थोड़ा दो ज़्यादा दो, लाइट ने तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यील्ड अच्छी आती है लाइट की, ये जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं फोटोकेमिकल्स में, यील्ड बहुत अच्छी आती है हमारे पास। और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया था फोटोकेमिकल रिएक्शंस में कि इनका जो रेट है, मतलब जो इनका जो ऑर्डर होता है रेट का, वो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल था, जो फोटोकेमिकल था वो एक्सपेरिमेंटल। हिट्रोजीनियस सारे एक्सपेरिमेंटल हैं, लेकिन हिट्रोजीनियस को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर आगे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाते हैं। तो ऐसी वाली जो रिएक्शंस होते हैं, हमेशा याद रखना, जब कभी भी कोई हिट्रोजीनियस रिएक्शन हो और या फिर कभी भी कोई फोटोकेमिकल HNU लाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही हो, वो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का थोड़ा सा फील आया होगा कि किस तरीके से हमारे पास किसी रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं।
हम इसकी डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं फिर से इसका। अब हमें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन डिराइव करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमें ये पता करना है कि जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, क्योंकि अगर रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन का फर्क देखते हैं वो तो रेट लो एक्सप्रेशन है, पर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन अब हमें टाइम का इनके साथ रिलेशन करके बताएगा कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो अपन डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो हमने यहाँ तक पहुंच गए, ये रेट कांस्टेंट के कैसे आया यहाँ तक पता लग गया। अब हम क्या करते हैं, dt को इस साइड भेज देंगे, वही बन जाएगा माइनस डी ए डेट इज इक्वल्स टू के डी टी। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। माइनस को के साथ लगा देते हैं, ये बन जाएगा डी ए माइनस के इंटू डी टी। अब यहाँ पे वेरिएशन किसकी है, ए, और साथ में क्या है टी। अब मैं करूँगा इंटीग्रेशन कर दूंगा इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, और इनकी अपनी अपनी बाउंड्री कंडीशंस दे दूंगा, है ना, लिमिट्स, इसको हम लिमिट्स बोलते होते हैं। जैसे डी ए की इंटीग्रेशन कर दी, माइनस के तो कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और बन जाएगा डी टी। ठीक है, यार समझ आ गया। अब स्टार्टिंग में जो टाइम था, जब हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में टाइम हम जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट करी है ना अभी रिएक्शन, है ना। तो स्टार्टिंग में टाइम मैंने जीरो मान लिया, और किसी भी टाइम टी के ऊपर टाइम मान लेता हूँ मैं टी। किसी भी टाइम, वो 10 सेकंड्स हो चाहे 15 सेकंड्स हो 20 हो, वो टी मान के चल पड़ा, क्योंकि हम जनरल एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो डी ए है, इनिशियली मैं इसकी कंसंट्रेशन ए नोट मान लेता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम कंसंट्रेशन लेंगे वो ए नोट है, और ये ए नोट हमारे हाथ में है कि हम कितनी कंसंट्रेशन दे रहे हैं, है ना। इनिशियल पॉइंट तो हमारे हाथ में है। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और जो किसी भी टाइम टी के ऊपर कंसंट्रेशन होगी उसको मैं ए टी मान लेता हूँ। ठीक है, अब डी ए की इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आंसर आएगा, ए ही आएगा ना। तो ए आ जाएगा, और ये बन जाएगा ए नोट, और इसके लिमिट्स यही हैं, और ये माइनस के, और डी टी की इंटीग्रेशन कितनी आती है, टी, और ऊपर क्या है हमारे पास टी, और नीचे क्या है जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लिमिट्स को पुट करते हैं। इसकी वैल्यू के अंदर क्या बन जाएगा, ए टी को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए टी माइनस ए नोट दैट इज इक्वल्स टू माइनस के, और साथ में क्या है हमारे पास टी माइनस जीरो। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ए टी माइनस ए नोट दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ये क्या बन जाएगा, माइनस के टी बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस ए टी। अब ए नोट क्या हो जाएगा, प्लस ए नोट दैट इज इक्वल्स टू के टी। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ए नोट माइनस ए टी दैट इज इक्वल्स टू के टी। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गई है, ये हमें क्या बताती है, ये जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और ये है हमारे पास टाइम। टाइम का कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेट है, ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अब आप चाहे आप इसको किसी भी टर्म्स में लिख लो, चाहे आप रेट कांस्टेंट के को निकालना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 1/t, तो क्या लिखेंगे, ये टी साइड डिवाइड चला जाएगा, तो ए नोट माइनस ए टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी। बाकी तो आप जैसे मर्जी इक्वेशंस को अब मोल्ड करते रहो, जैसे मर्जी अरेंज करते रहो। मेन हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है ये वाली। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक और फॉर्म देखते हैं इसकी। देखो, ए नोट एक इनिशियल कंसंट्रेशन थी, मान लो ये मेरे पास ए रिएक्टेंट था, ये मेरे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इनिशियली मेरे पास टाइम कितना था, टी इज इक्वल्स टू जीरो था, और किसी भी टाइम टी के ऊपर टाइम है मेरे पास टी। अब अगर मेरे पास टी जीरो होगा तो उस पर ए की कंसंट्रेशन में मान के चलता हूँ ए, और प्रोडक्ट उस टाइम पे क्या है, जीरो है। अब किसी भी टाइम टी के ऊपर ए रिएक्टेंट में से कुछ कम हो गया होगा, क्योंकि किसी भी टाइम टी के ऊपर रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो कम हो गया होगा। जो कम हुआ है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और वो मैं कर दूंगा ए में से, स्टार्टिंग में ज्यादा था, कुछ हिस्सा कम हो गया, तो ए में से एक्स माइनस हो गया, ए में से एक्स माइनस हो गया। और जितना हिस्सा कम हुआ होगा, जितना वो मान लो इतना हिस्सा था, उसमें से इतना कम हो गया, जितना कम हुआ उतना वो प्रोडक्ट बना होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर एक्टेंस इतना कम हुआ होगा उतना प्रोडक्ट भी तो बना होगा। तो अगर एक्स कम हुआ है तो इसका मतलब एक्स से ही प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे पास ए नोट था उसको मैं ए पुट कर दूंगा अब, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने कंसंट्रेशन ली है वो ए नोट थी, मैं उसको स्मॉल ए भी लिख सकता हूँ।
मैं ये दूसरी फॉर्म में यहाँ से मैं आपको कुछ कंक्लूजन बताना चाहता हूँ, इस करके मैं ऐसे कर रहा हूँ, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, और किसी भी टाइम टी के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो मेरे पास है ए नॉट माइनस एक्स। मैंने आपको कहा प्रोडक्ट से हमें कोई वो मतलब नहीं है, प्रोडक्ट तो बनेगा ही, हमें रिएक्टेंट के ऊपर फोकस करना है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि प्रोडक्ट। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे किसी में एक्स की टर्म में नहीं लिखा, मैंने हमेशा रिएक्टेंट देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने ऊपर डिराइव करी है, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या थी हमारे पास, ये देखो, ये थी ना हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसे पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ए नोट जो है वो मेरे पास क्या है, ए, और यहाँ पे ए टी क्या है हमारे पास, ए माइनस एक्स, डेट इज इक्वल्स टू के टी। अच्छा, अब क्या बन जाएगा, ए माइनस ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा एक्स डेट इज इक्वल्स टू के टी, और ए से ए हमारे पास कट गया, और जो एक्स है वो के टी है। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, अब मैं जो समझाना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो ये कि इस एक्सप्रेशन को आप याद कैसे करोगे। तो बहुत आसान है इस एक्सप्रेशन को याद करना, ध्यान देना मेरी बात की तरफ। ए नोट मेरे पास एक ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। ठीक है, ए नोट मेरे पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, क्योंकि इनिशियली वो हमारे हाथ में थी तो हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन ली। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन कम होती जा रही, किसकी, रिएक्टेंट्स की। कंसंट्रेशन कम होती जा रही है रिएक्टेंट्स की। एटी क्या है, पहली बात तो ये जो एटी है इसका मतलब क्या होता है, एटी होता है कितना अमाउंट, अमाउंट अनरिएक्टेड, कितना अमाउंट हमारे पास अनरिएक्टेड है, रिएक्टेड नहीं, कितना अमाउंट अनरिएक्टेड है। देखो मैंने आपको बताया, ये मेरे पास मान लो इतना बड़ा, इतनी बड़ी जो थी वो मेरे पास ए की कंसंट्रेशन थी, उसमें से इतनी कम हो गई, इसमें से एक्स जो है वो कम हो गई, है ना, एक्स कम हो गया। अब जो अमाउंट बच गया, ये देखो ये बच गया, ये रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग, मैंने रिमेनिंग, ये वाला जो अमाउंट है ये हमारे पास लेफ्ट अमाउंट बोल सकते हैं। कितना अमाउंट हमारे पास इसमें लेफ्ट है, वो ये वाला अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, एक्स तो कम हो गया, एक्स तो खत्म हो गया, ए में से, इतने बड़े ए में से एक्स तो खत्म हो गया, जो बच गया हमने उसके ऊपर फोकस करा, जो बच गया दैट इज अमाउंट अनरिएक्टेड। वो क्या था, 80, 80 अमाउंट अनरिएक्टेड था। ए नोट टोटल कंसंट्रेशन थी, 80 अमाउंट अनरिएक्टेड था। अगर मैं ए नोट में से 80 माइनस कर दूं, देखो अगर मैं, ये मेरे पास जो लेफ्ट है इसको मैं 80 बोलूंगा, और इस पूरी वाली संख्या को यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास ए नोट है, ए नोट में से 80 माइनस कर दूं, है ना, इतने बड़े में से 80 माइनस कर, जो यानी कि हमें वो कंसंट्रेशन मिल जाएगी जो खत्म हो चुका है। ए नॉट टोटल कंसंट्रेशन थी, 80 कितना अमाउंट अभी बचा हुआ है उसका किसी भी टाइम टी के ऊपर, अगर मैं पूरे बड़े में से छोटा वाला इतना हिस्सा माइनस कर दूं, जो मेरे पास इतना हिस्सा निकल जाएगा, कितना अमाउंट मेरे पास रिएक्ट हो चुका है। अब जितना अमाउंट रिएक्ट हो चुका है इसका मतलब उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तभी तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है, ये जो मैं ऊपर लिख रहा था, ए नोट में से अगर मैं 80 माइनस कर दूं, वो मेरे पास किसके बराबर है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बराबर है, यानी कि उतना मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ होगा। ठीक है, और वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, देखो जैसे ये वाली एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर है, ए नोट माइनस 80, वो बराबर है के टी के बराबर। यानी कि ये जो के टी है ये हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। समझ आया, मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए, उसके अंदर आपको दे रखा हो रेट कांस्टेंट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, आपको सिंपल इतना पूछा जाए कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म निकाल दो, सिंपल के इंटू टी कर दो, आपके पास खुद से ही क्या निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड निकल जाएगा। ठीक है, मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि जो के टी है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ही है हमारे पास, और इसको याद करना बहुत ईजी है। ए नोट में से 80 माइनस कर दो, ठीक है, जो कंसंट्रेशन खत्म हुई है वही के टी के बराबर आ जाएगी, तभी तो हमारे पास x जो है वो के टी आया। x क्या था हमारे पास, कितना अमाउंट हमारे पास खत्म हुआ है, कितना अमाउंट हमारे पास खत्म हुआ, वो x ही तो था। ठीक है, इस करके वो के टी के बराबर आ। आई होप आपको ये थोड़ा सा इसका पीछे का फिजिकली, मतलब कैसे इस चीज़ को अगर दिमाग में सोचना हो तो किस तरीके से सोचेंगे, ये ऐसे है।
डेरिवेशन चलो हो जाएगी, वो तो आप रट्टा लगा के किस तरीके से कर लेंगे, लेकिन इसको फिजिकली, इसको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से इसको समझा जाए, इसकी फील कैसे ली जाए, वो मैंने आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करवाई है। इसको थोड़ा सा आराम से सोचना बैठ के, बहुत ईजी है वैसे तो, ये इजीली सोच सकते हैं हम लोग इनको। ठीक है, तो मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बता दिया। अब हम मेजर चलते हैं इसके हाफ लाइफ पे, है ना। अब हाफ लाइफ भी ज़रूरी है, मतलब व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसा टाइम निकालना जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ बीन रिएक्टेड। तो टी हाफ, इसका हाफ लाइफ देखते हैं आप। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब होता है when half of the reactant has been reacted। बड़े ध्यान से समझना इस चीज, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन रिएक्टेड, देखो आधा खत्म हो चुका है, हमें खत्म होने से कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाने दो उनको, खत्म होगा तो उतना ही प्रोडक्ट बना होगा, जितना आधा खत्म हुआ है तो आधा प्रोडक्ट बना होगा। हमें मतलब है कितनी अमाउंट बची है रिएक्टेंट की, हमें उस पे मेन फोकस करना है ना। तो हमारे पास इक्वेशन देखो क्या थी, देखो बड़े में से ए नोट फुल में से मैंने ए टी माइनस किया, वो किसके बराबर आया, के टी के बराबर आया। मैंने क्या बोला, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, यानी कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी ए नोट, उसका आधा हिस्सा खत्म हो चुका है, यानी कि आधा प्रोडक्ट में बना होगा। प्रोडक्ट से बनने से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है कि आधा खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आधा रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, और बचा कितना है, आधा ही बचा है ना, हाफ ही बचा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, आधा खत्म हो चुका है, खत्म होने से हमें इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि कितना खत्म होगा वो प्रोडक्ट बनेगा। मेन फोकस करना है हमने कितना बचा है, तो अमाउंट लेफ्ट कितनी होगी, वो भी तो हाफ ही होगी। तो अगर मैं इसकी अमाउंट लेफ्ट बोलूं, कितनी अमाउंट लेफ्ट है, अमाउंट लेफ्ट को ही तो हम 80 बोलते हैं ना, 80 जो होता है वही तो अमाउंट लेफ्ट होता है। कितना अमाउंट बचा होगा, आधा बचा होगा, पर किसका आधा, ए नोट का आधा। इस ए नोट का पूरी कंसंट्रेशन का आधी कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है, और ए नोट की आधी कंसंट्रेशन बची हुई है। हमें बची हुई से लेना देना है, हमें खत्म होने से मतलब नहीं है, वो तो खत्म होगी, वो तो प्रोडक्ट बन ही जाएगा। ठीक है, अब जो आधी बची हुई है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो हम देख रहे हैं, है ना। वो कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो हम देख रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 80 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए नॉट। करना क्या है, अब ये जो 80 ऊपर इक्वेशन है इसमें पुट कर देनी है, तो बन जाएगा ए नोट माइनस ए नोट बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू के टी। अब बन जाएगा ये हमारे पास 2 ए नोट माइनस ए नोट बाय 2, बाकी आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स ही है। ठीक है, और ये बन जाएगा ए नोट माइनस ए नोट कितना बन जाता है, ए नोट, और ये बाय 2, और ये बन जाएगा हमारे पास के। और इस टाइम पे मैं टी को मैं हाफ मान लेता हूँ, इस टाइम पे मैं टी को क्या मान लेता हूँ, हाफ। क्यों, क्योंकि मैं हाफ टाइम निकाल रहा हूँ ना, हाफ लाइफ निकाल रहा हूँ उसकी, तो मैं टी को हाफ मान लेता हूँ। और ये मेरे पास जो टी हाफ आया है वो कितना आ जाएगा, जो इस चीज़ का जो टी हाफ आएगा वो कितना आएगा, डेट इज इक्वल्स टू ए नोट बाय 2k। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, है ना। टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नोट बाय 2k। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, पर हाफ लाइफ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है हमारे पास। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो ए नोट के साथ वेरी करेगी, है ना। तो आगे हम इसका डिटेल में पढ़ते हैं, अभी रुक जाओ, अभी यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अगर मैंने निकालना हो कंप्लीशन टाइम, सेकेंड हम निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब होता है जब सारा ही रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, किसी भी इनिशियली तो रिएक्टेंट जितना लिया था अब वो सारा ही खत्म हो चुका है, तो इनिशियली वाला तो फिक्स था, उसको चेंज मत करो। कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है 80 की कंसंट्रेशन, अब कोई भी अमाउंट लेफ्ट जो है वो नहीं बची, 80 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं हम, गलती से ए नोट को जीरो कर देते हैं। ए नोट को जीरो करने की क्या जरूरत है, ए नोट तो हमारे हाथ में था इनिशियली, तो ए नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो तो भर भर के हमने ली हुई है रिएक्टेंट की। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो ए नोट क्या हो जाएगा, ए नोट माइनस 80 दैट इज इक्वल्स टू के टी। अब 80 जीरो हो जाएगा, तो ए नोट इज इक्वल्स टू के टी। अब टी जो है वो कंप्लीशन टाइम है, मैं इसको टी के सब्सिक्वेंट पैर सी लिख देता हूँ, टी सी मान लेता हूँ। तो टी सी कितना आ जाएगा मेरे पास, ए नोट बाय
अब ये देखो, ये हमारे पास आ गया कंप्लीशन टाइम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अपनी नेक्स्ट। अगर किसी ने पूछा जाए, आपसे बोला जाए कि मुझे टी 40% निकाल के दो, है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। अगर आपको कोई बोला जाए कि टी 40% निकाल के दो, ठीक है, टी 40% का क्या मतलब है? अब परसेंटेज में है तो परसेंटेज हम 100 को कंसिडर करके चलेंगे। अगर फ्रैक्शन में होता है ये चीज़ तो वन कंसिडर करके चलते हैं। मैं बताता हूँ, अब रुक जाओ। टी 40% का क्या मतलब है? टी 40% का मतलब है कि 40% रिएक्शन हैज बीन फिनिश्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि 40% रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं। और मैंने आपको कहा खत्म होने से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो 40% अगर खत्म हुए तो 40% प्रोडक्ट बन चुका होगा। हमें मतलब है जो 60% बच गया है उससे। 60% कैसे बना? तो अमाउंट लेफ्ट कितनी होगी, तो 100 में से 40 माइनस करने पड़ेंगे, कितने आ जाएगा? 60%। 60% अमाउंट जो है वो लेफ्ट है, हमें उससे लेना दे। समझ गए? ठीक है, अब 60% है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो हमारे पास क्या है, ए नॉट माइनस ए टी दैट इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, तो 60% रिएक्टेंट मेरे पास अभी बचे हुए हैं। 60% किसके? ए नोट क्या 60% बचा हुआ है अभी? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ए नोट लगाना भूल जाते हैं। हमें इतना, अगर हम इसको थोड़ा लॉजिकली सोचें तो 60% क्या, 60% तो कोई सिग्निफिकेंस रही नहीं। 60% ए नोट का 60% अभी बचा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ए नोट 60% ऑफ ए नोट लिख सकता हूं मैं इसका। ए नोट का 60% बचा हुआ है। ठीक है, तो ए नोट अगर इनिशियली कंसंट्रेशन अगर परसेंटेज में होता है यहाँ पे, तो इनिशियली हम कितना मान के चलते हैं? 100% मान के चलते हैं। तो उसका 60% अभी अमाउंट मतलब अनरिएक्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता लग गया। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ए नोट क्या है हमारे पास? 100% है। 100% यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ए नोट की कंसंट्रेशन रहेगी। और 60% जो है ए नोट ए टी की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास क्या है? ए टी की कंसंट्रेशन आ जाती है 60% ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में 100 थी, ठीक है, 100 ए नोट था, और उसके बाद मेरे पास हो गया 60 ए नोट अभी मेरे पास बचा हुआ है। अभी किसके बराबर आ जाएगा? के टी के बराबर आ जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? 40 ऑफ ए नोट बन जाएगा। 40 ऑफ ए नोट इज इक्वल्स टू के टी। और ये टी क्या है? टी 40 है ना, टी 40। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टी 40% लिख सकते हैं साथ में। तो टी 40% का टाइम कितना निकल जाएगा यहाँ से? वो निकल जाएगा हमारे पास 40 ए नोट बाय के। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया हमारे पास टी 40%। टी 40%, अगर 40% है तो हम इसको किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? देखो, टी ये 40% की बजाय हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4 ए नोट बाय के दैट इज इक्वल्स टू टी 40%। कैसे लिखेंगे? देखो 40% था ना ये, तो 40 को हम 40/100 लिख सकते हैं, और साथ में ए नोट बाय के तो है ही। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 4/10 कितना होता है? 0.4 ही होता है। तो इसको हम 0.4 ए नोट बाय के डेट इज इक्वल्स टू टी 40% भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं मुझे टी कितना मान लें? 60% मान लें। चलो मुझे टी 60% निकाल के बताओ, तो कैसे निकलेगा? देखो अगर आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पास 40% था, वो ये पूरा कंप्लीशन का टाइम था ए नोट बाय के। कंप्लीशन का मतलब था कि हमारे पास वो रेक्टेंट हम 1 मान के चलते, इसका आगे 1 था, है ना। यहाँ पे क्या था हमारे पास? 1 ए नोट बाय के था। तो टी 40% में कितना आ गया? 0.4 आ गया, है ना। परसेंटेज को मैंने दूसरी फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और मैंने कुछ नहीं करा इसके अंदर। 0.4 ए नोट बाई के आ गया। अगर मैंने टी 60% निकालना हो, कुछ नहीं है, देखो अगर यहाँ 40 था तो यहाँ पे 0.4 आ गया, मतलब अगर मैं इसको फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखूँ तो 60 है, तो इसको क्या बन जाएगा? 0.6 ए नोट बाई के हो जाएगा। अगर मैं टी 70% बोलूँ तो उसको कैसे निकालेंगे? 0.7 ए नोट बाई के हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। कई बार आपको फ्रैक्शन दे रखी होती है, आपको बोला जाता है टी 3/4 फ्रैक्शन निकालो, टी 3/4, है ना। अब ये वाला टाइम पीरियड भी निकालने को आ जाता है कई बार।
तो उसको देखो टी 3/4 का मतलब है कि 3/4 एक्शन तो हो चुकी है, ठीक है, 3/4 एक्शन तो हो चुकी है, बची कितनी है, बची कितनी, अब ये फ्रैक्शन में है तो अमाउंट लेफ्ट कितना है, 80 कितना है, वो है 1 - 3/4 ऑफ ए नॉट, ऑफ ए नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना बन जाएगा, 1/4 ऑफ ए नॉट, ये अमाउंट अनलेफ्ट हमारे पास अनरिएक्टेड फॉर्म में है। अब हमने करना क्या है इसमें, देखो फिर से वही बात आती है, ए नॉट माइनस ए टी डेट इज इक्वल्स टू के टी। अब ए नोट तो हमारे पास, अब यहाँ पे फ्रैक्शन है तो हम 1 मान के चलेंगे, अगर परसेंटेज हो तो हम 100 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 ए नोट ही लिखूंगा, 100 था तो वहाँ पे 100 लिखा था। अब ए टी कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ ए नोट दैट इज इक्वल्स टू के टी, है ना। अब ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 A0/4 डेट इज इक्वल्स टू के टी। अब टी यहाँ पे 3/4 था तो यहाँ पे आप 3/4 लिख सकते हो वैसे करके, ठीक है। और टी 3/4 कितना निकल जाएगा हमारे पास, डेट इज इक्वल्स टू 3A0/4 के। अब एक चीज फिर से नोट करी, जितना 3/4 था तो 3/4 ही आ गया, है ना, फ्रैक्शन की टर्म्स में इतना ही आ गया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखने की थोड़ा कोशिश करना, ये ऐसे वाले टाइम्स के बारे पूछ लिए जाते हैं, हाफ लाइफ के अलावा कई बार ऐसे टाइम भी निकालने को आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने हाफ लाइफ भी देख लिया, अब ये सब कुछ हमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे सीख ली हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। अब हम इसके चलते हैं ग्राफिकल एनालिसिस पे। हर किसी का हम ग्राफिकल एनालिसिस ज़रूर करेंगे, इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स देखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफिकल एनालिसिस की बात करते हैं। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में समझा दूं कि हम यहाँ पे मेजरली हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं। देखो ग्राफ्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना, ये हमने पढ़ी हुई है लोअर क्लासेस में, हमने पढ़ी हुई है ये वाली इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है। देखो ये अगर y है और इधर हमारे पास x है, इसका मतलब है कि y एक्सिस की तरफ हम y लिखेंगे, जो भी पहले आएगा वो हम y एक्सिस की तरफ लिखेंगे, और जो m के साथ होगा वो हमेशा हम x एक्सिस की तरफ लिखेंगे। चलो यहाँ पे तो x और y मान के चले, लेकिन जब हम इक्वेशंस देखेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। अभी हम देखो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, m जो होती है वो स्लोप होती है, और c जो होता है वो हमारे पास होता है इंटरसेप्ट। अगर मेरे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे बनेगा, तो ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो इंटरसेप्ट कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। अच्छा स्लोप बहुत मैटर करती है, अगर मेरे पास स्लोप हुई पॉजिटिव और इंटरसेप्ट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इंटरसेप्ट की वैल्यू है इसका मतलब मुझे यहाँ से ग्राफ ऊपर से कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से मैं ये बता सकूँ कि इतना इतना मेरे पास क्या है, इंटरसेप्ट है ना। इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ है और स्लोप मेरे पास आ रही है, चलो मैं इसको अलग से बनाता हूं थोड़ा सा। मैं यहां पे मान के चल रहा हूं सबसे पहला केस कि स्लोप मेरे पास क्या है, पॉजिटिव। स्लोप अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे कोई ना कोई इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ठीक है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी, तो इसका मतलब होता है कि स्लोप जो है वो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। एक तरफ हमारे पास हो सकती है कि स्लोप जो है वो मेरे पास नेगेटिव भी हो सकती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने y एक्सिस लिखा है इसको मैं ऐसे करके y इतना लिख देता हूँ, और ये मेरे पास इतनी इतनी वैल्यू जो है वो c की है, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, फिर उसके बाद आगे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो m पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अगर मेरे पास m नेगेटिव है इसका मतलब है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। मुझे कहाँ जाना है, मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, जस्ट वेट, ठीक है। इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ है और मुझे m जो है स्लोप मेरे पास क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा m इज इक्वल्स टू नेगेटिव। स्लोप मेरे पास क्या है, नेगेटिव। बनानी स्ट्रेट लाइन ही है, हाँ बना हम स्ट्रेट लाइन ही रहे हैं, पर एक में स्ट्रेट लाइन हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है और एक में हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। स्लोप हमारे पास जीरो भी हो सकती है ना, जीरो होगी तो इसका मतलब वो ऐसे बन जाएगी। इस केस में स्लोप जो है वो जीरो, स्लोप है ही नहीं, ढलान है ही नहीं, स्लोप मीन्स ढलान, है ना, है ही नहीं, वो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास सीधा ऐसे करके, ठीक है।
आई होप आपको ग्राफ्स का थोड़ा सा बेसिक्स पता लगा हो। हम फटाफट से अपनी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हम अलग अलग इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास वही थी, क्या थी हमारे पास, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन वाली। ठीक है, कितनी थी, ए नोट माइनस ए टी दैट इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मुझे ग्राफ कभी भी मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में तो फिक्स्ड कंसंट्रेशन है। ग्राफ से हम वो चीज़ निकालेंगे जो फिक्स नहीं, जैसे ए टी है ना। तो हमेशा याद रखना कि ए नोट को ऐसे वो करने की जरूरत नहीं है, उसके ना तो हमें ए नोट को एक्स एक्सिस पे रखना है, ना ही हमने ए नोट को वाई एक्सिस पे रखना है, क्योंकि उसके ग्राफ्स का हमारे पास इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को, ये जो के टी है इसको ऐसे लिख देते हैं, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके ही बन जाएगा माइनस ए नोट प्लस ए टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। अब ए नोट इधर नेगेटिव है, इस साइड ले जाओ, और के टी इधर नेगेटिव है, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा मेरे पास के टी प्लस ए टी दैट इज इक्वल्स टू ए नोट। ठीक है, अच्छा, तो मुझे यहाँ पे ए टी कितना निकल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी। ठीक है, माइनस के टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस ए नोट। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास मैच हो रही है, देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखना ध्यान से, जस्ट वेट। अब मुझे x एक्सिस की तरफ क्या रखना है, t को रखना है, और y एक्सिस की तरफ मुझे at को रखना है। तो एट एनी टाइम t कंसंट्रेशन at इन y एक्सिस डायरेक्शन एंड इन x एक्सिस डायरेक्शन टाइम इज देयर। ओके, अब स्लोप मेरे पास क्या है, माइनस के। अब स्लोप मेरे पास नेगेटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट कितना है, ए नोट। इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, तो मैं ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और स्लोप मेरे पास नेगेटिव है, तो मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा ऐसे करके। इसका मतलब मेरे पास स्लोप कितनी आएगी, स्लोप आ जाएगी मेरे पास माइनस के, और ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है ये कितनी है, ए नोट। ए नोट क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। तो स्लोप मेरे पास आ गया। अब ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट के ऊपर जो ए टी है वो जीरो के बराबर है ना। देखो ये जो है वो ए टी ही था, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ए टी जीरो ही हो रहा है ना, ये देखो। अब ए टी जीरो का मतलब है कि हमारे पास सारे रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं, कंप्लीशन टाइम्स को बोलते हैं ना। वहां पे ए टी जीरो था, तो ये कंप्लीशन टाइम को दिखा रहा है कि इस टाइम के ऊपर हमारी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ ना कुछ कंप्लीशन टाइम होता है, वो एक टाइम के ऊपर आके खत्म हो जाती है, रिएक्शन रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया स्लोप, इसका बन गया ग्राफ इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, इस ग्राफ में मैंने ए टी को वाई एक्सिस पे रखा था, और टी को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है। अगर मैं उल्टा करना चाहूँ, टी को वाई एक्सिस पे रखना चाहूँ और ए टी को मैं एक्स एक्सिस पे रखना चाहूँ, तो ग्राफ कैसे बनेगा। देखो सेकंड ग्राफ हमारे पास है, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये वाली जो इक्वेशन थी, क्या थी मेरे पास इक्वेशन, ये वाली उठा ली मैंने यहाँ से, ये वाली के टी प्लस ए टी दैट इज इक्वल्स टू ए नोट। मैंने बोला मुझे टी को कहाँ रखना है, वाई एक्सिस पे, यानी कि इस साइड मुझे, है ना, अपने लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या लेके आना है, टी लेके आना है। तो टी को मैं यही रहने देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए नोट में से ए टी माइनस कर देता हूँ ऐसे करके। अब टी मुझे यही रहने देना है, और के मुझे क्या कर देना, सबके साथ डिवाइड कर दूंगा, माइनस इसको ए टी बाय के, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ चुका है माइनस। ओके, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, माइनस 1/k ए टी प्लस ए नोट बाय के। देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो x एक्सिस है वहाँ पे ए टी है, और यहाँ पे क्या है 1/k, हमारे पास क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y एक्सिस की तरफ मेरे पास t आ जाएगा, x एक्सिस की तरफ मेरे पास ए टी है। देखो स्लोप फिर मेरे पास नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट भी कुछ ना कुछ है, फिर नेगेटिव आएगी मेरे पास स्लोप ऐसे करके। और अब जो स्लोप आ रही है वो रिवर्स हो चुका है ना, पीछे मेरे पास क्या था माइनस के, अब मेरे पास माइनस 1/k है, और इंटरसेप्ट भी मेरे पास कितना आ चुका है, ए नोट बाय
के इंटरसेप्ट आ चुका है। ठीक है, बस इतना सा ही हमारे पास डिफरेंस होगा। अच्छा, अब हम और भी कई ग्राफ्स बना सकते हैं। हम लोग हाफ लाइफ जो टी हाफ था ना, टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ भी ग्राफ बना सकते हैं। टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ भी ग्राफ बना सकते हैं। थर्ड ग्राफ कैसे बनेगा, देखो टी हाफ मैंने ऊपर निकाला भी था, आपको पता है ए नोट बाय 2k निकाला था। ठीक है, तो अब हम इस बड़े ध्यान से देखेंगे, ए नोट बाय 2k मैंने आपको ऊपर हाफ लाइफ निकाल के दी थी, ये देखो, ये देखो ए नोट बाय 2k, तो ये टी हाफ निकल गया हमारे पास। अब हमने करना क्या है, अगर हम देखें बड़े ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट जीरो है, इंटरसेप्ट जो है वो जीरो है ना, इसको जीरो मान लो, ये जीरो के बराबर आ गया। एक्स एक्सिस की तरफ मैं क्या रखूंगा, ए नोट, क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के साथ ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस के साथ क्या रख लूंगा, ए नोट। तो बनाते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं, तो वाई एक्सिस की तरफ क्या है मेरे पास, टी हाफ, और एक्स एक्सिस की तरफ है मेरे पास ए नोट, और स्लोप क्या है हमारे पास पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट भी कुछ नहीं है, तो ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे ग्राफ को, नीचे से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे जो स्लोप आ जाएगी हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 1/2k। ठीक है, अच्छा और ग्राफ देखते हैं इसके थोड़े से। फोर्थ नंबर ग्राफ हम देखते हैं, चलो बना देते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, एक ही कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। यानी कि हम बना रहे हैं आर वर्सेस ए। कैसे बनेगा ग्राफ, देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता था, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कितना था, के रेट कांस्टेंट था और ए रेस टू पावर जीरो थी। अब वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट कांस्टेंट के बराबर ही आ गया, वो तो इसके साथ वेरी ही नहीं कर रहा, तो इसका ग्राफ तो बड़ा ही ईजी है ना, समझ रहे हो मेरे पास। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो तो ग्राफ तो हमारे पास इजी हो गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो कंसंट्रेशन के साथ वेरी नहीं कर रहा। यानी कि अगर मैं इसको कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखूं तो बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन और ए नोट, ए का ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन और ए का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो वो वेरी ही नहीं कर रहा, मतलब ए नोट की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी हो, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम, ऐसे बन जाएगा हमारे पास, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही रहेगा हमारे पास, देखो इस पे चाहे ए की कंसंट्रेशन इतनी हो चाहे कंसंट्रेशन इतनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। ठीक है, एक और ग्राफ देखते हैं, ये तो हम नॉर्मली मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ग्राफ बन जाएंगे हमारे पास। एक और ग्राफ देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के बीच में, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ देखते हैं। देखो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देखेंगे तो हम कौन सी एक्सप्रेशन लगाएंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया रेट इज इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट ए, यही थी हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए, पर टाइम के साथ तो है ही नहीं, कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं यहाँ पे हमने पढ़ा टाइम, है ना, तो हम यहाँ पे खुद से मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे 0 इंटू टाइम हुआ होगा, है ना, खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है इस करके मैंने 0 इंटू टी लिख दिया। तो इसका मतलब है ये है y इज इक्वल टू, यहाँ पे एम एक्स मान लेंगे और प्लस ये अब c बन जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा, अब इसका ग्राफ देखना कैसे बनता है हमारे पास। अब देखो y एक्सिस की तरफ मेरे पास रेट है और c इज द इंटरसेप्ट, कोई ना कोई इंटरसेप्ट भी है, लेकिन स्लोप 0 है। इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, 0। एक्स एक्सिस की तरफ मैं टाइम रख देता हूँ, स्लोप इसकी 0 है, इसका मतलब वेरी नहीं कर रहा, लो हमारे पास सिंपल ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ देख लिए, कुछ 5 तरह के हमने ग्राफ्स देखे हैं। यहाँ पे हमने बात करी रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम और ये सब कुछ। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक ही था, ग्राफिकल एनालिसिस। आई होप आपको ये टॉपिक और ये डिफरेंशियल रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस, और ये हमारे पास किस तरीके से अलग अलग तरीके के ग्राफिकल एनालिसिस आपको समझ में आए होंगे। सो आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के भी ऐसे ही हम सारी चीज़ों को डिराइव करेंगे और उसका भी ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।